नमस्कार सभी को, वेलकम बैक इन द सेशन ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे बैक्टीरियल डीएनए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर पाया जाता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, जिसको हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सेल इंक्लूजन्स के बारे में डिटेल में जाएंगे और आखिरी में राइबोसोम पढ़ के क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डीएनए ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। इसमें आप लोग देखोगे स्टूडेंट्स, बैक्टीरियल डीएनए में ये कैसा दिखता है ना। फंक्शन तो आपको पता है ऑलरेडी, ये सारे के सारे सेलुलर स्ट्रक्चर को या उसके फंक्शंस को कंट्रोल करता है। एक तरह से ये ब्रेन ऑफ द सेल कहलाता है। मान के चलिए कि ये एक बैक्टीरियल सेल है। मान के चलिए कि ये एक बैक्टीरियल सेल है और यहाँ पे आपको बैक्टीरियल डीएनए के अंदर, सॉरी बैक्टीरियल सेल के अंदर जो उसका डीएनए मिलेगा, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक नेचर का है, तो इसके अंदर तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो मिलेगा नहीं कि डीएनए को अच्छे तरीके से कवर करके प्रिजर्व करके रख सके। इसमें क्या होता है, बैक्टीरियल डीएनए में, बैक्टीरियल सेल में क्या होता है कि उसके डीएनए जो है वो स्कैटर्ड रहता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, डीएनए जो है वो स्कैटर्ड है साइटोप्लाज्म में। कैसा होता है डीएनए? इसका डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है डीएनए इसका? द डीएनए ऑफ अ बैक्टीरिया इज सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड। ध्यान से देखिए, सर्कुलर क्यों बोले? क्योंकि मान के चलिए कि ये एक डीएनए है, तो ये डीएनए का एंड ए है मान के चलिए, तो ये दूसरा एंड जो है ये जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, इसलिए ये सर्कुलर डीएनए कहलाएगा। और क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही थ्रेड नहीं है, इसमें दो थ्रेड है और दोनों करीब करीब वैसे ही हैं। ठीक है, इसलिए इसको डबल स्ट्रैंडेड भी कहा जाएगा। आई बात समझ में? देखिए ध्यान से, तो इसको हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग को क्या इंफॉर्मेशन जरूरी है जानना। देखिए, इसको हम लोग कहते हैं जीनोमिक डीएनए। क्या कहते हैं? जीनोमिक डीएनए। और क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है, ये बैक्टीरियल सेल, और ये क्या है? इसका डीएनए। क्लियर? अब देखिए, इसको क्या क्या कह सकते हैं आप लोग? इसको कह सकते हैं आप लोग जीनोमिक डीएनए, या इसको हम लोग कह सकते हैं मेन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, या मेन जेनेटिक मटेरियल क्यों इसको स्टूडेंट्स? ध्यान से देखिए, इस बैक्टीरिया को सरवाइव करने के लिए, या कह लीजिए जिंदा रहने के लिए, जितने भी नेसेसरी जीन्स है वो सब इस डीएनए के अंदर प्रेजेंट है। आई बात समझ में? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो भी सर्वाइवल है, जितना भी इस बैक्टीरियल सेल को जिंदा रहने के लिए जो भी कुछ चाहिए, वो सारा चीज जो है इस डीएनए के अंदर जो जीन्स हैं वो सब के सब कंटेन कर रहे हैं। इसलिए इसको मेन जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। एक और रीजन है, इसको मेन जेनेटिक मटेरियल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि कुछ ऐसे डीएनए के फ्रैगमेंट्स जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमली भी पाए जाते हैं, वो भी सर्कुलर होता है। समझ में आया? जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड। इसको हम लोग थोड़ा आगे देखा जाएगा, अभी देखेंगे हम लोग इसको। ठीक है, तो क्या क्या कह सकते हैं हम लोग उसको? इसको कह सकते हैं हम लोग जीनोमिक डीएनए। मेन जेनेटिक मटेरियल इसलिए कहते हैं क्योंकि प्लाज्मिड, इस डीएनए के अलावे छोटे छोटे डीएनए के सर्कुलर फ्रैगमेंट्स भी पाए जाते हैं, देखे जाते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर। और इनका काम है इस बैक्टीरिया को एक अलग तरीके का, मान के चलिए कभी बैक्टीरिया कभी हार्श एनवायरनमेंट में पड़ गया, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए ये प्लाज्मिड के अंदर सर्टेन जीन्स होते हैं जो इसको फेनोटाइपिक कैरेक्टर दे देता है ना, इसके शेप को चेंज करने का या उसके ऊपर कुछ नया सब्सटेंस सिक्रेट करने का, ताकि उस एनवायरनमेंट से ये अपने आप को बचा सके, है ना। तो ये सब जो क्षमता है बैक्टीरिया को कौन प्रोवाइड करता है? प्लाज्मिड प्रोवाइड करता है। अलग अलग टाइप के प्लाज्मिड होते हैं, हम लोग देखेंगे उसको। ठीक है, तो बात कर रहे हैं अभी हम लोग बैक्टीरियल डीएनए का, और बैक्टीरियल डीएनए को हम लोग जीनोमिक डीएनए भी कह सकते हैं, मेन जेनेटिक मटेरियल भी कह सकते हैं, है ना। उसके बाद इसको हम लोग कह सकते हैं जीनोफोर। इसको जीनोफोर भी कहा जा सकता है। इन सब नाम को जब आप देखोगे
तो ये एक ही जगह लीड करेगा और वो है बैक्टीरियल डीएनए। ध्यान से देखिएगा, इस बैक्टीरियल डीएनए में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ये कैसा दिखता है? ये सर्कुलर है, दूसरा डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है, समझ में आया? ये जो बैक्टीरियल डीएनए है वो सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंडेड भी होता है, ठीक है। चलिए, तो ये रहा डिस्कशन जो है बैक्टीरियल सेल के बारे में। आगे हम लोग देखेंगे प्लाज्मिड्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इसका प्लाज्मिड होता है, क्योंकि क्या होता है ना बच्चों, इस बैक्टीरियल सेल में जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी और एक्स्ट्रा फंक्शन जो होता है वो ये प्लाज्मिड ही दे पाता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई व्हीकल खरीद रहे हैं, तो बेस मॉडल भी होता है, मिड वेरिएंट भी होता है और टॉप मॉडल भी होता है कि नहीं? इंजन सारे मॉडल्स का सेम ही होता है कि नहीं? लेकिन अलग अलग वेरिएंट जो है अलग अलग फंक्शनैलिटीज जो है देते हैं गाड़ी के अंदर, तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से उस गाड़ी को ओन करते हैं। सेम वैसे ही ये जरूरी नहीं है, अगर प्लाज्मिड नहीं रहेगा बैक्टीरियल सेल के अंदर तो ये जरूरी नहीं है कि ये डीएनए खत्म, ये बैक्टीरियल सेल खत्म हो जाएगा, है ना? प्लाज्मिड अगर होगा किसी बैक्टीरियल सेल में तो वो सर्टेन न्यू एक्स्ट्रा फीचर्स जो है वो प्रोवाइड कर देगा उस बैक्टीरियल सेल को, ताकि वो हार्श एनवायरनमेंट में भी अपने आप को सर्वाइव कर सके, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं प्लाज्मिड। सबसे पहले हम लोगों ने देखा बैक्टीरियल सेल, अब हम लोग देखते हैं प्लाज्मिड। देखिए बच्चों, प्लाज्मिड जो होता है वो क्या होते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं। क्या होते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमली प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल। नॉट इन ऑल, सारे के सारे बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड नहीं होता है, कुछ गिने चुने बैक्टीरिया में प्लाज्मिड देखा जाता है। ध्यान से समझिए, ये एक तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमली प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियल सेल में, इसलिए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मेन जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, और मेन जेनेटिक मटेरियल के अलावे अगर कोई दूसरा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर मिल रहा है तो उसको हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर ही कहेंगे, है कि नहीं? और ये जो प्लाज्मिड होते हैं, there are different types of plasmid, we are going to talk about. So लिख लेंगे यहाँ पे प्लाज्मिड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अलग अलग टाइप्स के प्लाज्मिड आप लोगों को देख जाएंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड्स के बारे में इस तरफ देख लेते हैं। ध्यान से समझिए, टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड, ध्यान से देखिए। सबसे पहला प्लाज्मिड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है फर्टिलिटी। टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड में सबसे पहला प्लाज्मिड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है फर्टिलिटी प्लाज्मिड। फर्टिलिटी प्लाज्मिड, इसको हम लोग एफ प्लाज्मिड भी कह सकते हैं, ठीक है। फर्टिलिटी प्लाज्मिड का फंक्शन क्या होता है कि मान लीजिए कि ये फर्टिलिटी प्लाज्मिड है, तो ये फर्टिलिटी प्लाज्मिड इस बैक्टीरियल सेल के ऊपर एक पिल्लाई का फॉर्मेशन कराया गया यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि अगर ये एफ प्लाज्मिड है तो इस एफ प्लाज्मिड के ऊपर ऐसे सर्टेन जीन होंगे जो कि पिल्लाई के फॉर्मेशन में मदद करेंगे। पहले क्यों पिल्लाई के फॉर्मेशन में मदद करेंगे? क्योंकि हम लोगों ने पिछले क्लास में जब पिल्लाई पढ़ा था तो ये दूसरे बैक्टीरियल सेल से अटैच करने में ये मदद करता है और एक कॉन्जुगेशन चैनल बनाता है ना।
और तब जाके यहां से एक ये प्लाज्मिड जो है इस तरफ दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर हो जाता है। तो एक तरह से ये पिल्लाई जो है क्या कराता है, डीएनए का ट्रांसफर कराता है। और इस पिल्लाई को बना कौन रहा है, वो बना रहा है एफ प्लाज्मिड, है ना। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं फर्टिलिटी प्लाज्मिड, जिससे कि डीएनए का ट्रांसफॉर्म जो है होता है एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में। I hope this is very much clear to you what actually the fertility plasmid does in the bacterial cell. It helps in the formation of villi because it contains certain genes that can regulate certain protein to form villi. And this villi, what it does a conjugation. I mean, it helps the other bacteria to get attached with it, and then the DNA transfer could take place. This is what the the fertility plasmid does in the bacterial cell. I hope this is very much clear. Now, acha, you know what is the gene that the F plasmid carries? The plasmid carries TRA gene. This TRA gene regulates the certain protein to form, that is the pylein protein, and this pylein protein helps in the formation of villi on the surface of the bacterial cell. All right, this is the first plasmid. If you're going to write this, you can write somewhat functions here. Fertility plasmids helps in the formation of villi. All right, how it can form a villi? Because it contains TRA gene, TRA gene. This TRA gene initiates the formation of villi, right? You can write it here. That helps to regulate protein that forms villi. This is what you can write in this fertility plasmid. What it does fertility plasmid? Fertility plasmid जो है एक तरह का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है किसी भी बैक्टीरियल सेल में, नॉट इन एवरी बैक्टीरियल सेल। उस फर्टिलिटी प्लाज्मिड एफ प्लाज्मिड जो ये सर्कुलर होता है, प्लाज्मिड जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, ओके, सिंगल डीएनए होता है उनमें, ठीक। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस एफ प्लाज्मिड में एक जीन होता है जिसको हम लोग ट्रा जीन कहते हैं, जो कि सर्टेन प्रोटीन कोड करता है, जो वो प्रोटीन हेल्प करता है पिल्लाई के फॉर्मेशन में। जब ये पिल्लाई डीएनए को ट्रांसफर कराने में सक्षम हो जाता है और ये काम करने लगता है। इस तरीके से फर्टिलिटी प्लाज्मिड जो है हेल्प करता है बैक्टीरियल को सर्वाइव कराने, ठीक है। कुछ ऐसे भी प्लाज्मिड होते हैं जो रेजिस्ट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। इसको हम लोग आर प्लाज्मिड भी कह सकते हैं। अब बताइए रेजिस्टेंस प्लाज्मिड क्या होता है? रेजिस्टेंस प्लाज्मिड और कुछ नहीं है, इस टाइप के प्लाज्मिड्स में कुछ ऐसे, इस टाइप के प्लाज्मिड के ऊपर जो जीन्स होते हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट सर्टेन एंजाइम को कोड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वो एंटीबायोटिक से लड़ सकते हैं और बैक्टीरिया को बचा सकते हैं, इसलिए उसको रेजिस्टेंस प्लाज्मिड कहा जाता है, आर प्लाज्मिड, ठीक है। वो भी मान के चलिए यहीं पे समझ लेते हैं हम लोग, चाहे यहां पे समझ लेते हैं अलग से। देखिए ध्यान से, मान के चलिए ये एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक। इस बैक्टीरियल सेल में इसका अपना डीएनए है, ठीक है, और उसमें प्लाज्मिड भी है जो कि रेजिस्टेंस प्लाज्मिड है, आर प्लाज्मिड, ठीक है, आर प्लाज्मिड, ठीक। ये आर प्लाज्मिड का क्या फंक्शन होता है? इस आर प्लाज्मिड के ऊपर कुछ ऐसे जीन होंगे, ठीक है, कुछ ऐसे जीन होंगे जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। क्या करता है ये? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो व्हाट इट डज,
what it does, the R plasmid, it contains antibiotic resistance genes. All right, that produces certain substance, toxic substance. These genes, these gene produces substance, produces substances that degrades degrades the antibiotic, that degrades the antibiotics, helps the bacteria to become antibiotic resistant, right? अब क्या होता है, ये आर प्लाज्मिड के ऊपर सर्टेन जीन्स होते हैं और ये जीन क्या करते हैं, सर्टेन सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो कि एंटीबायोटिक को इनएक्टिव कर देता है। मतलब एंटीबायोटिक जो है वो काम नहीं कर पाता है बैक्टीरिया के ऊपर और बैक्टीरिया बच जाता है। अब बताइए कि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में अगर कोई भी बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी के अंदर है और उसके ऊपर आर प्लाज्मिड है, तो क्या एंटीबायोटिक हमारे बॉडी के ऊपर काम करेगा? नहीं। हमारे अंदर जो बैक्टीरिया उसके ऊपर काम करेगा? नहीं करेगा। ये क्या करता है, ये किसी भी बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बना देता है। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन जाता है ये बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दो प्लाज्मिड हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। अब तीसरे टाइप का जो प्लाज्मिड होगा वो होगा वायरुलेंस प्लाज्मिड। वायरुलेंस प्लाज्मिड क्या होता है बच्चों? वायरुलेंस प्लाज्मिड जो होते हैं वो बैक्टीरिया को ऐसे क्षमता दे देता है ताकि वो दूसरे सेल्स को या दूसरे होस्ट सेल्स को इन्वेड कर सके, उसके ऊपर टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज कर सके और उसको डिस्ट्रॉय कर सके और अपना वहां पे कॉलोनी बनाए बढ़ा सके। इस तरीके का प्रॉपर्टी जो है बैक्टीरिया को बड़ा ही खतरनाक बना देता है। तो वायरुलेंस प्लाज्मिड जो होता है वो एक तरह से पैथोजेनिक एक्टिविटी जो है, पैथोजेनिक प्रॉपर्टी जो है प्रोवाइड करता है किसी भी बैक्टीरियल सेल में। चलिए तो उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। लेट मी रब दिस एरिया। चलिए, तो तीसरा प्लाज्मिड जो है, तीसरा और जो आखिरी प्लाज्मिड है उसको हम लोग कहते हैं वायरुलेंस प्लाज्मिड। इसको हम लोग कहते हैं वायरुलेंस प्लाज्मिड। वायरुलेंस प्लाज्मिड क्या करता है, ये पैथोजेनिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है किसी भी वायरुलेंस प्लाज्मिड दैट provides pathogenic properties to bacterial cell। ठीक है, क्या करता है ये वायरुलेंस प्लाज्मिड? जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, एग्जांपल हमारे देखिए एग्जांपल देख सकते हैं इसमें। वायरुलेंस प्लाज्मिड का एक बेस्ट एग्जांपल है टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड ये वन ऑफ द प्लाज्मिड है वायरुलेंस का। इसको टीआई प्लाज्मिड जो है एक तरह से ये पैथोजेनिक एक्टिविटी प्रोवाइड करता है, कराता है बैक्टीरियल सेल से। ठीक है, ये क्या है, टोबैको प्लांट में ये जो टीआई प्लाज्मिड है ये क्या करेगा, टोबैको प्लांट के रूट में ट्यूमर कर देगा, ट्यूमर। ठीक है, ये टीआई प्लाज्मिड इंड्यूसेस ट्यूमर टू द रूट ऑफ द टोबैको प्लांट। ठीक है, it's kind of it will keep on dividing the cell. This plasmid will go to the root of the tobacco plant and it will indicate inside the cell, and it will help the cell to keep on dividing for, results in the formation of big tumor, right? This tumor is caused by this TI plasmid। समझ में आया?
तो क्या करता है ये टीआई प्लाज्मिड? टीआई प्लाज्मिड बेसिकली करेगा क्या? टीआई प्लाज्मिड क्या करेगा? इंड्यूसेस ट्यूमर, causes tumor in the roots of tobacco plant. Okay, and that will result in the death of the root. That obviously it's going to kill the entire or affect the entire plant. So this is one of the example of the virulence plasmid, that is TI plasmid, that will cause tumor in the roots of the tobacco plants. ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि जो बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है और सिंगल डीएनए होता है। आई बात समझ में? इस डीएनए के अलावे इसको हम लोग जीनोफोर भी कह सकते हैं, मेन जेनेटिक मटेरियल भी कह सकते हैं, या जीनोमिक डीएनए भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा इस डीएनए के अलावे भी छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स पाए जाते हैं बैक्टीरियल सेल में, जिसको हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड अलग अलग टाइप्स के हैं। टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड में हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले फर्टिलिटी प्लाज्मिड। फर्टिलिटी प्लाज्मिड क्या करता है? ये एक जीन कैरी करता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्राजीन, जो हेल्प करता है पिल्लाई के फॉर्मेशन में किसी भी बैक्टीरियल सेल के ऊपर। ठीक है, और ये पिल्लाई क्या करता है? डीएनए का ट्रांसफर कराता है किसी दूसरे बैक्टीरियल सेल में, क्योंकि ये पिल्लाई क्या है, जुड़ जाता है दूसरे बैक्टीरियल सेल में और ट्रांसफर कराता है डीएनए। ठीक है, तो एक तरह से ये फर्टिलिटी प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड, जो है डीएनए ट्रांसफर कराने में मदद करता है वाया फॉर्मेशन ऑफ पिल्लाई। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेशन प्रोसेस। क्या कहते हैं? हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन। helps in conjugation. Conjugation मतलब attachment of two bacterial cell via pili for the DNA transfer. Now the next plasmid that we went through was the resistant plasmid. Resistant plasmid में भी certain genes होते हैं जो कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बना देते हैं बैक्टीरिया को, सर्टेन एंजाइम्स सर्टेन चीजों को प्रोड्यूस करके, जिससे कि वो एंटीबायोटिक को इनएक्टिव कर दे। ठीक है, इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, बिकॉज इट मेक्स द बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट, राइट, व्हिच इज वेरी डेंजरस फॉर अस। उसके बाद हम लोगों ने देखा वायरुलेंस प्लाज्मिड। वायरुलेंस प्लाज्मिड किसी भी बैक्टीरियल सेल को बहुत ही जबरदस्त तरीके से उसको क्या कर देता है, मतलब एक तरह से औजार से भर देता है ताकि दूसरे को जाकर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सके, है ना, पैथोजेनिक एक्टिविटी कराने के लिए मजबूर कर देता है बैक्टीरिया को। वो कैसे करता है? उसमें से एक एग्जांपल हम लोगों ने देखा टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड क्या करता है? टोबैको प्लांट के रूट में ट्यूमर फॉर्म कर देता है ना, उस रूट्स के सेल्स के अंदर जाएगा और उसके अंदर ये प्लाज्मिड जो है इंट्रोड्यूस कर देगा टीआई प्लाज्मिड, वो बैक्टीरिया, और उसके बाद उस सेल के अंदर पूरा कोहराम मच जाएगा, सेल डिवाइड करना शुरू होगा और रुकेगा ही नहीं, जिसके कारण ट्यूमर फॉर्मेशन होगा और वो रूट वो खत्म हो जाएगा और प्लांट भी खत्म हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग प्लाज्मिड को कंप्लीट कर चुके हैं फिलहाल ऑन बोर्ड। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज क्या होता है वो हम लोग अभी देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे हम लोग देखेंगे इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज में इंक्लूजन बॉडीज ये क्या होते हैं? इंक्लूजन बॉडीज स्टूडेंट्स देखिए, जब भी बैक्टीरियल सेल में, अब देखिएगा ऑर्गेनेल के बारे में अगर देखिएगा तो ऑर्गेनेल्स जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड तो है नहीं बैक्टीरियल सेल में, है ना, तो अब जो भी चीज जरूरी है सेल के लिए उसको तो स्टोर करना जरूरी है। तो क्या करते हैं, कुछ पैकेजिंग बना के सेल जो है जरूरी चीजों को एक पैकेजिंग बना के रखता है बिना मेम्ब्रेन का। जो पैकेज बना के रखता है वो बिना मेम्ब्रेन का होता है, उसको हम लोग कहते हैं इंक्लूजन बॉडीज। जैसे फोस्फेट ग्रैन्यूल, फोस्फेट जो है बहुत सारे फोस्फेट एक जगह पे स्टोर हो जाएंगे और कुछ एरिया में स्टोर हो जाएंगे, तो उसको हम लोग फोस्फेट ग्रैन्यूल्स कहने लगेंगे। ठीक है, वो मेम्ब्रेन लेस होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? एक तरह से कह सकते हैं रिजर्व कह सकते हैं, या इसको हम लोग एक तरह से स्टोरेज भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये इंक्लूजन बॉडीज कितने टाइप्स के होते हैं? ये बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। उनमें से जो हम लोग देखने वाले हैं, सबसे पहला जो है
वो है फोस्फेट ग्रैन्यूल्स। फोस्फेट ग्रैन्यूल्स, फोस्फेट ग्रैन्यूल्स, ये मान के चलिए कि फोस्फेट है, एक जगह पे ये फोस्फेट जो है सेल के अंदर स्टोर हो गया। ठीक है, क्या है ये? PO4 है ना, ये है फोस्फेट। और कुल मिला के ये एक साथ जब ये एक्यूमुलेट हो गया तो क्या होगा? ये एक्यूमुलेटेड एक्यूमुलेटेड PO4 है ना, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको कहेंगे हम लोग फोस्फेट ग्रैन्यूल्स। क्या कहेंगे हम लोग उसको? फोस्फेट ग्रैन्यूल्स। ध्यान से देखिए, इस फोस्फेट ग्रैन्यूल्स का क्या फंक्शन होगा? क्या फंक्शन होगा आपके हिसाब से? फोस्फेट क्या ही करता है सेल के अंदर? ध्यान से देखिए, जब ये रिजर्व है, क्योंकि ये रिजर्व है, किसका रिजर्व है? फोस्फेट का रिजर्व है। तो जब भी सेल को फोर्स एनर्जी का प्रोडक्शन करना होता है तो उसके समय भी आपको फोस्फेट का होना जरूरी है। ठीक है, तो सेल जब भी सेल को अगर एनर्जी प्रोवाइड करना हो तो ये फोस्फेट ग्रैन्यूल से फोस्फेट जो है वो लेगा। तो क्या करता है? इट प्रोवाइड इनऑर्गेनिक फोस्फेट टू प्रोड्यूस ATP। ATP के सिंथेसिस के लिए ये फोस्फेट ग्रैन्यूल्स काम आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। चलिए, दूसरा जो है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये क्या करता है? बाइंड करता है, बाइंड्स विथ टॉक्सिक मेटल। अगर ज्यादा कोई मेटल, किसी पर्टिकुलर मेटल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया बैक्टीरियल सेल के अंदर, तो ये फोस्फेट ग्रैन्यूल्स जो है उस मेटल को क्या करते हैं? बाइंड करते हैं अपने से, और क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं मेटल के कंटेंट को सेल के अंदर। तो इट बाइंड्स विथ टॉक्सिक मेटल टू regulate the metal content in the cell। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। टॉक्सिक मेटल को बाइंड करके और उसको न्यूट्रलाइज करने का फंक्शन कौन करता है? फोस्फेट ग्रैन्यूल्स करता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट है, फोस्फेट ग्रैन्यूल्स के बाद दूसरा जो आएगा वो है ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल। ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ध्यान दीजिए। ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स अगर एक साथ एक्यूमुलेट हो जाए, एक साथ अगर ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ये जो है क्या है? ग्रैन्यूल्स। ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स का क्या फंक्शन है बच्चों? आप लोग गेस कर सकते हैं नाम से ही। ऑब्वियसली एक तरीके का ये रिजर्व है ग्लूकोज का, जो कि एनर्जी प्रोडक्शन में काम आएगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। जब भी सेल कभी किसी ऐसे कंडीशन में फंस गया जहां पे एनर्जी का नीड जो है सेल के अंदर ज्यादा बढ़ गया, तो ऑब्वियसली ये ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स को एक एक करके यूटिलाइज करेगा और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। आई बात समझ में? एग्जाम्पल में आप इसका लिख लीजिएगा, ये जो है इकोलाई और विब्रियो कॉलरी में ज्यादातर दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स जो है, लिख देते हैं थोड़ा इसमें पॉइंट। ड्यूरिंग एक्सट्रीम क्राइसिस ऑफ एनर्जी, ग्लाइकोजन granules
are utilized to produce energy. ऑल राइट, तो क्या होता है, एनर्जी के क्राइसिस के समय ये ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल जो है इस्तेमाल होता है सेल के अंदर और एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। ई कोलाई और विब्रियो कोलाई में आप ये ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स का देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और तीसरे ग्रैन्यूल्स पे चलते हैं और वो है साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल। साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स, देखिए बच्चों साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल जो है, देखिए साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल जो है ये एक रिजर्व है, रिजर्व ऑफ नाइट्रोजन एंड मेनी अमीनो एसिड। ठीक है, जब भी सेल कभी क्राइसिस में हो और वहां पे नाइट्रोजन की जरूरत हो तो यहाँ पे जो है साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल जो है नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा सेल को ताकि वो आगे का फंक्शन कर सके। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि अमीनो एसिड का प्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है, या अमीनो एसिड डायरेक्टली ही चाहिए या नाइट्रोजन चाहिए अमीनो एसिड प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये जो साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स जो है ये नाइट्रोजन और अमीनो एसिड्स के भंडार होते हैं जिससे कि सेल इस्तेमाल कर लेता है अपने आगे के फंक्शंस को करने के लिए। आई बात समझ में? तो साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स जो होते हैं, डायग्राम में भी वही होगा, एक साथ कुछ ग्रैन्यूल्स अगर आ गए जैसे कि ये, इसको हम लोग साइनोफाइसिन कहेंगे ग्रैन्यूल्स। ठीक है, अब देखिए आगे जो चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट इंक्लूजन बॉडी है वो है गैस वैक्यूल। ध्यान दीजिएगा बच्चों लोग, इसको हम लोग कहते हैं गैस वैक्यूल। और वैक्यूल देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा कि वैक्यूल है तो इसके ऊपर मेम्ब्रेन होगा, नहीं। अभी तक जितना भी हम लोग पढ़े हैं, चाहे वो फोस्फेट ग्रैन्यूल्स हो, ये ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल हो, ये साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल हो, या गैस वैक्यूल वैक्यूल होगा, कोई भी ऐसा इंक्लूजन बॉडी नहीं है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन हो, कोई भी नहीं, सब के सब मेम्ब्रेन लेस होते हैं। ठीक है, यहां लिख लीजिए रिजर्व स्टोरेज, इसमें क्या होता है, ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं। ठीक है, ये जो है इसको हम लोग कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इंक्लूजन बॉडी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंक्लूजन बॉडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गैस वैक्यूल जो है कुछ साइनोबैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। ये जो है ऑप्टिमम डेप्थ जो है पानी के अंदर जो बैक्टीरिया है वो उसको कितना ऊपर आना है ताकि उसको सनलाइट मिल सके फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और कितना नीचे जाना है कि उसको लाइट मतलब ना आए उसके ऊपर। ये जो ऑप्टिमम डेप्थ है ये कौन कंट्रोल करता है? वो कंट्रोल करता है ये गैस वैक्यूल। समझ में आया? देखिए फिर से पहले लिख देने दीजिए यहाँ पे, ये आपको बहुत बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया में आपको मिलेगा। फाउंड इन सम ऑफ द साइनोबैक्टीरिया। करेगा क्या ये क्या करेगा? रेगुलेट करेगा, रेगुलेट्स ऑप्टिमम डेप्थ, ऑप्टिमम डेप्थ, ठीक है, ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया अंडर वाटर। फॉर व्हाट? फॉर फोटोसिंथेसिस, फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जैसे उस बैक्टीरिया को जिसके अंदर अभी आप गैस वैक्यूल देख रहे हैं वो है साइनोबैक्टीरिया।
साइनोबैक्टीरिया को अगर फोटोसिंथेसिस करना होगा तो अब पानी के अंदर है वो, तो थोड़ा लाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो उसको एक ऑप्टिमम डेप्थ को ओवरटेक करना होगा सरफेस पे आने के लिए, ताकि उसको लाइट मिल जाए। ये गैस वैक्यूल उस डेप्थ को, वो कौन से ऑप्टिमम डेप्थ में वो बैक्टीरिया रहे कि उसके पास लाइट आ जाए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, वो ये कंट्रोल करता है गैस वैक्यूल। समझ में आया? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया। समझ में आया? हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस by maintaining or regulating the depth of the bacteria under water. So this is how you understand the different types of inclusion bodies. Inclusion body क्या है? एक तरह के रिजर्व है, स्टोरेज है, जो कि मेम्ब्रेनलेस होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। उसमें से फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, साइनोफिशियन ग्रैन्यूल्स एंड गैस वैक्यूल्स, सबको हम लोग एक तरीके से डिटेल में देख चुके हैं। ठीक। गैस वैक्यूल्स जो होते हैं ऐसे ऐसे दिखाई देंगे आप, तो क्या कहेंगे हम लोग? गैस वैक्यूल। ये गैस वैक्यूल जो है क्या होते हैं? मेम्ब्रेन लेस होते हैं। क्या होते हैं ये? मेम्ब्रेन लेस। बाकी ये सब के सब मेम्ब्रेन लेस ही हैं। क्लियर? आई होप कि आपको इंक्लूजन बॉडीज क्लियरली समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, राइबोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो अभी हम लोग देखते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम, देखिए बच्चों, राइबोसोम का प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो क्या करता है? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है सेल के अंदर वो करता है, और वो है प्रोटीन सिंथेसिस। ये सबको पता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक सेल में भी। ठीक है, क्या करेगा? ये प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। इसको राइबोसोम्स को हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग कह सकते हैं पैलेट पार्टिकल। ठीक है, इसको पैलेट पार्टिकल्स कहा था, पैलेट साहब ने इसको डिस्कवर किया था, तो इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं पैलेट पार्टिकल। सबसे छोटा होता है ये, करीब करीब 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर के साइज में ये नॉर्मली प्रेजेंट होता है। अगर इसका नंबर का बात किया जाए, है ना, तो प्रोकैरियोट्स में ये थाउजेंड्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रेजेंट इन थाउजेंड्स। बट इफ यू टॉक अबाउट द यूकैरियोटिक सेल, in eukaryotes they are present in lakhs, present in lakhs. Since they are very small, do you see the size? 15 to 20 nanometers. 15 to 20 nanometers. It's minutely very small, right? That is why they are present in thousands in the prokaryotic cell, whereas when you talk about eukaryotes, they are present in lakhs in the eukaryotic cell. इस यहां से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल से एक और चीज आपको बता देते हैं कि जो ये राइबोसोम जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में टाइप ऑफ राइबोसोम present in prokaryotic cell is 70s. ठीक है, whereas if you talk about type of ribosome present in eukaryotic cell is 80s. ध्यान दीजिएगा, जो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है वो 70s होता है। समझेंगे अभी हम लोग इसको अच्छे तरीके से। और जो यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो 80s के होते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए। राइबोसोम जो होते हैं वो उनके 2 यूनिट्स होते हैं। राइबोसोम किस चीज से बना होता है? राइबोसोम का रॉ मटेरियल क्या है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम? रॉ
materials required for formation of ribosome, है ना? रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स, क्या रिक्वायरमेंट है राइबोसोम फॉर्मेशन के लिए भैया? राइबोसोम फॉर्मेशन के लिए क्या फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए रिक्वायरमेंट राइबोसोम बनाने के लिए? राइबोसोम बनाने के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए आपको आर आरएनए का और साथ साथ कुछ प्रोटीन्स का। समझ में आया? आरएनए और प्रोटीन चाहिए होता है एक राइबोसोम को बनाने के लिए। अब भैया आरएनए क्या है बताएंगे, थोड़ा देर डिस्कशन किया जाएगा आरएनए के बारे में और फिर हम लोग आगे बैक टू द पॉइंट आ जाएंगे। देखिए राइबोसोम बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? राइबोसोम बनाने के लिए आरएनए चाहिए और प्रोटीन चाहिए। ठीक है, आरएनए और प्रोटीन मिलेगा तो राइबोसोम बनेगा। जब एक राइबोसोम बनता है तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं, दो यूनिट्स होते हैं एक तरह से। ठीक है, यहां पे लिख दे रहे हम राइबोसोम्स जो होते हैं, राइबोसोम्स कंटेन टू यूनिट्स, एक बड़ा होता है और दूसरा छोटा होता है। तो बड़े वालों को ऑब्वियसली लार्जर यूनिट कहा जाएगा और छोटे वाले को स्मॉलर यूनिट। ध्यान दीजिएगा राइबोसोम जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। एक ये राइबोसोम के यूनिट हो गया, ठीक है, जो बड़ा वाला है, और एक ये राइबोसोम का यूनिट हो गया जो छोटा वाला है। तो ये जो है ये क्या हो गया? ये हो गया लार्जर यूनिट। और ये क्या हो गया? ये हो गया स्मॉलर यूनिट। ध्यान से समझिए, अभी तक हम क्या बताएं आपको राइबोसोम के बारे में, फिर से देख लीजिए। राइबोसोम्स को पैलेट पार्टिकल्स कहा जाता है क्योंकि पैलेट साहब ने इसको पहली बार देखा था। ठीक है, कितना साइज होता है उसका? अप्रोक्सीमेटली 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर साइज होता है, काफी छोटा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में थाउजेंड्स में प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में आप देखिएगा तो वो लैक्स एंड लैक्स में दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, जो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है उसको 70S कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, और जो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है उसको 80S कहा जाता है। ध्यान से समझिए, अभी जो राइबोसोम के बारे में पढ़ रहे हैं उसको बनाने के लिए क्या चाहिए? उसको बनाने के लिए चाहिए आरएनए और प्रोटीन। आरएनए और प्रोटीन मिलेगा तो एक कंप्लीट यहाँ पे जो राइबोसोम दिखाई दे रहा है ये बनेगा। ध्यान समझिए, राइबोसोम में कितने यूनिट्स हैं? दो यूनिट है, एक लार्जर यूनिट, दूसरा स्मॉलर यूनिट। इन दोनों यूनिट का वैल्यू होता है, ठीक है, इन दोनों यूनिट का वैल्यू होता है। अगर ये एक प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है तो जो बड़ा वाला यूनिट होता है वो होता है 50S का, ठीक है, और स्मॉलर यूनिट जो होता है वो होता है 30S का। एस जो है, एस स्वेडबर्ग यूनिट कहा जाता है उसको। एस को क्या कहा जाता है? स्वेडबर्ग यूनिट। अब ये स्वेडबर्ग यूनिट क्या है हम बताएंगे आपको। एस स्टैंड्स फॉर, बताएंगे थोड़ी देर में। आप बस इतना पहले कॉन्सेप्चुअली समझिए। लार्जर यूनिट प्रोकैरियोटिक सेल में 50S का होता है और उसी प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम स्मॉलर यूनिट है वो होता है 30S। दोनों मिलाएंगे तो आपको कितना हो जाएगा? 80S हो जाएगा, है कि नहीं? नहीं, 80S नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ध्यान से यहां पे समझिए साइड में। चलिए बच्चों लोग देखिए ध्यान से। मान लीजिए कि हमारे पास राइबोसोम्स के यूनिट है, ठीक है, ये ये एक लार्जर यूनिट है ना? ठीक, इसका वैल्यू कितना है हमको नहीं पता है, छोड़ दीजिए अभी। ठीक है, एक स्मॉलर यूनिट भी है, ये जो है स्मॉलर यूनिट है, इसका वैल्यू कितना एस है ये भी हमको नहीं पता है। ठीक है, एक और बना लीजिए आप और ये दोनों एक साथ लगा दिए और इसका भी वैल्यू हमको क्या है नहीं मालूम। ये कंप्लीट एक राइबोसोम है जिसका वैल्यू हमको नहीं मालूम। अब दीजिए, अगर मान के चलिए आपको ब्लड टेस्ट जब होता है, जब ब्लड निकालते हैं तो सबसे पहले उसको सेंट्रीफ्यूगेट किया जाता है ताकि जो हेवियर पार्टिकल्स है वो नीचे चले जाएं और जो लाइटर पार्टिकल्स है वो ऊपर चले जाए। प्लाज्मा ऊपर चला आता है, सेल्स नीचे चले जाते हैं, है ना? उसी तरीके से अगर एक टेस्ट ट्यूब में या किसी कंटेनर में, हमारे पास मान लीजिए कि ये कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में मान के चलिए ये 10 है,
यूनिट्स लगे हैं 20, 30, 40, 50, 60, ये जो है यूनिट लगे हुए हैं इन स्वेडवर्ग एस में, ठीक है। और इसके अंदर आपको सोल्यूशन है, ठीक। अब ध्यान से समझिए सोल्यूशन, और सब पार्टिकल्स को लार्जर यूनिट, स्मॉलर यूनिट और कंप्लीट राइबोसोम को हम लोग इसके अंदर डाल दिए। तो जब डाल के देखे तो बड़ा वाला यूनिट जो है, बड़ा वाला यूनिट, बड़ा वाला ये जो लार्जर यूनिट है वो 50s पे आके अटक जा रहा था, ठीक है। और जो छोटा वाला यूनिट है वो 30s पे जाके अटक जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या मान लिए, इसको हम लोग 50s मान लिए। लार्जर यूनिट को क्या मान लिए हम लोग, 50s मान लिए। सिमिलरली स्मॉलर यूनिट को कहां पे गया, वो 30 यूनिट्स पे गया, तो हम लोग उसको 30s मान लिए। लेकिन जब हम कंप्लीट राइबोसोम को जो डाले थे वो उसका जो वैल्यू देखे, वो जो है जाके ना वो 80 पे गया ना वो 60 पे गया, वो जाके एक्वायर कर लिया 70। यहां पे इस तरीके से देख रहे हैं ना, मतलब ये जो दोनों मिला के एक साथ जो हम लोग डाले थे राइबोसोम इसके अंदर, ये 70s पे जाके स्टैंड हो गया। इसीलिए हम लोग इसको 70s कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों जब एक साथ अटैच होते हैं तो थोड़ा बहुत ओवरलैप्ड हो जाते हैं, इसलिए ये 50, 30, 80 ना होके 70 कहा जाता है इनको। तो ये बहुत जरूरी है, आप लोग समझिए, ठीक है। एस जो है वो स्वेडबर्ग यूनिट है। स्वेडबर्ग यूनिट मतलब, कहने का मतलब है कि उसको मापने के लिए ये जितना जो भारी होगा उस हिसाब से वहां पे आके यूनिट पे अड़ जाएगा। उसी हिसाब से हम लोगों ने जब ट्राई किया तो देखिए हम लोग, ये लार्जर यूनिट 50 पे जा रहा है, स्मॉलर 30 पे जा रहा है, और दोनों मिला के वो 70 पे जा रहा है। इसलिए प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो 70s है। ये अच्छा, ये इससे डिनोट हो गया कि ये वाला जो है 50 पे गया और ये 30 पे गया, ये दोनों मिला के 70 हुआ है। तो ये जो है किस टाइप का राइबोसोम है, ये किस टाइप का राइबोसोम होगा, ये जो होगा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है ये, ठीक। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। वैसे ही सिमिलरली अगर ये लार्जर यूनिट, मतलब अगर हम लोग यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के बारे में बात करें तो सिमिलरली यही करेंगे। यहाँ पे वैल्यू नहीं पता रहेगा हम लोगों को, यहाँ पे नहीं पता रहेगा, यहाँ पे नहीं पता रहेगा, बड़ा वाला चला जाएगा किस पे, 60 पे, है ना। बड़ा वाला, अच्छा यहाँ नहीं दिखाया, चलिए यहाँ देखिए, ये जो है प्रोकैरियोटिक, इसको आप ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए यूकैरियोटिक राइबोसोम, देखिए यूकैरियोटिक राइबोसोम भी आप देखिएगा तो इसमें जो बड़ा यूनिट है, इसमें भी एक बड़ा यूनिट होता है, ठीक है। इसमें भी एक बड़ा यूनिट होता है और एक छोटा यूनिट होता है, ठीक है। जो लार्जर यूनिट होते हैं, लार्जर यूनिट वो होता है 60s, और जो स्मॉलर यूनिट है वो स्मॉलर यूनिट होता है 40s। और दोनों मिला के हम लोग कहते हैं इसको 80s राइबोसोम। तो हम लोग अगर यहां पे भी इसको अगर टेस्ट किया जाए, स्वेडबर्ग यूनिट यहां पे निकाला जाए, तो बड़ा वाला जो है वो 60 पे जाके अटकेगा, छोटा वाला जो है वो 40 पे जाके अटकेगा, और दोनों मिला के जब हम लोग डालेंगे यूकैरियोटिक राइबोसोम को तो वो जाके 80 पे अटक जाएगा। समझ में आया। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच, राइबोसोम्स के बीच में डिफरेंस जो है आपको समझ में आया होगा। इसका क्लिनिकल डिफरेंसेस भी है, मतलब जो ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो दिखाई दे रहा है 30s वाला पार्ट, जब ये जो एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है वो प्रोकैरियोटिक सेल में जाके राइबोसोम्स के 30 यूनिट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये जो है क्लिनिकल रेफरेंस इसका लिख लीजिए अगर आपको लिखना है तो, यहां लिखा देते हैं, क्लिनिकल रेफरेंस टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन
effects on 30s unit 30s unit of prokaryotic ribosome that kills the bacteria. Obviously, when there will be effect on the 30s part of the ribosome in the prokaryotic bacteria, prokaryotic ribosome, then the protein synthesis will be affected, and obviously the cell going to die in a while. So this is what happens when you talk about the clinical references of डिफरेंस बिटवीन द राइबोसोम. देख रहे हैं ना, ये राइबोसोम का मोलिकुलर लेवल पे भी इफेक्ट जो है डिफरेंट होता है. अब ये टेट्रासाइक्लिन को देखिए किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम के 30s यूनिट वाले पार्ट को ही डिस्ट्रॉय करता है. और ये 30 यूनिट वाला पार्ट कहां मिलेगा आपको, कौन सा राइबोसोम में मिलेगा आपको? ये आपको मिलेगा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में. आई बात समझ में? तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान में रखिएगा. अब देखिए राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनता कैसे है, भूल मत जाइएगा आप लोग ये सब होड़ में. प्लीज डू नॉट फॉरगेट द राइबोसोम्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ rRNA एंड सम प्रोटीन्स. जब rRNA और प्रोटीन बनता है तो मिलता है, तब जाके राइबोसोम बनता है. आरएनए क्या है देखिए बच्चों, ध्यान से समझिए. डीएनए जो है वो एक मतलब ब्लूप्रिंट है हमारे पूरे बॉडी का, या किसी भी सेल के अंदर जो डीएनए वो उसका ब्लूप्रिंट रखता है अपने अंदर. फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर आप 12th पास कर लेंगे, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे और अगर आपको जॉब अप्लाई करना है तो आप अपना रिज्यूमे देंगे और वो आप रिज्यूमे आपका शॉर्टलिस्ट होगा, कॉल आएगा, है ना, और जाएंगे, सारा चीज खत्म हो जाएगा, बात आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का. डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट जो भी होगा आप देंगे डॉक्यूमेंट, उसको मेन डॉक्यूमेंट देंगे और फिर उसको वापस ले लेंगे, है कि नहीं. आपका डॉक्यूमेंट जो है मेन आपके पास रहेगा, बहुत से बहुत आप उसको जेरोक्स करवा के भेज देंगे, यही होगा. यही काम करता है डीएनए जो है वो मेन डॉक्यूमेंट है. जब उस डीएनए को कोई चीज को इंस्ट्रक्ट करना होता है तो वो क्या करता है, आरएनए बनाता है. पहले आरएनए बनाएगा, डीएनए से बनेगा आरएनए और आरएनए से बनेगा प्रोटीन. और ये प्रोटीन जो है आपके स्ट्रक्चर में मदद आएगा या आपके फंक्शन में मदद करेगा. इसका मतलब कि आपका स्ट्रक्चर और आपका फंक्शन कैसा होगा वो कौन डिनोट कर रहा है, वो डिनोट कर रहा है डीएनए. डीएनए अपना एक फंक्शनल कॉपी बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं आरएनए, और आरएनए जाके सारा काम आगे बढ़ाता है. ठीक है, तो उसमें से एक आरएनए होता है. आरएनए 3 प्रकार का है, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए. ये आरआरएनए को बोलते हैं हम लोग राइबोसोमल आरएनए. क्या कहते हैं इसको हम लोग, राइबोसोमल आरएनए. और राइबोसोमल आरएनए जब प्रोटीन के साथ मिक्सअप होता है तो वो कंप्लीट राइबोसोम बनाता है. तो राइबोसोम आपको यहां पे समझ में आया होगा. ठीक है, अब देखिए बच्चा लोग, अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि ये राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करता है. कंप्लीट प्रोसेस हम लोग नहीं देखेंगे, जरा सा हम लोग समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये प्रोटीन सिंथेसिस किस तरीके से होता है. ठीक है, ध्यान दीजिए. मान के चलिए कि एक राइबोसोम है जो आपको यहां दिखाई दे रहा है. ठीक है, ये राइबोसोम यहां आपको दिखाई जो दे रहा है, ये राइबोसोम अब प्रोटीन सिंथेसिस करेगा. कैसे करेगा, जादू से तो करेगा नहीं. सबसे पहले डीएनए, जैसे हमने बताया था अभी आपको कि डीएनए जो है क्या करता है, डीएनए अपना एक फंक्शनल कॉपी तैयार करता है. अपना एक क्या है, फंक्शनल कॉपी तैयार करता है. इस फंक्शनल कॉपी को हम लोग कहते हैं आरएनए. ठीक है, इस फंक्शनल कॉपी को हम लोग कहते हैं आरएनए. ठीक है, ये आरएनए 3 प्रकार का होता है. एक होता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए. एक होता है, दूसरा होता है राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए. और तीसरा होता है टीआरएनए. ठीक है, अब देखिए, लेट मी राइट इट हियर. सबसे पहले एमआरएनए, दूसरा आरआरएनए, तीसरा टीआरएनए. ठीक है, ये 3 आरएनए आपको दिखाई देगा. ये जो आरआरएनए दिखाई दे रहा है ये राइबोसोमल आरएनए है जो कि राइबोसोम फॉर्मेशन में मदद करेगा. ये एमआरएनए मैसेंजर आरएनए है, यही है मेन. मैसेंजर आरएनए जब आता है, चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं. ध्यान से देखिए बच्चों लोग, ये जो है डीएनए क्या रिलीज किया, अपना एक
फंक्शनल कॉपी। फंक्शनल कॉपी, जिस फंक्शनल कॉपी को हम लोग कह दिए आरएनए। क्या कह दिए? आरएनए। अब ये आरएनए जो है 3 टाइप का है। पहला आरएनए जो है वो एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए। दूसरा आरएनए जो है वो आरआरएनए है, राइबोसोमल आरएनए। और थर्ड जो है वो टीआरएनए है। ठीक है, ये जो है मैसेंजर आरएनए है, मैसेज कैरी करता है ये, है ना। ये राइबोसोमल है ना, ये ट्रांसवर्स आरएनए है, अमीनो एसिड्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड कराता है, लेके आता है। ठीक है, अब देखिए ये जो एमआरएनए है, यहां पे एक आपको राइबोसोम मिलेगा। मान के चलिए ये सेल है, ठीक है, ये एक सेल है। ठीक, इस सेल के अंदर यहां पे क्या हुआ? राइबोसोम है एक। ठीक, ये एक राइबोसोम है। क्या है ये? राइबोसोम। डीएनए से क्या बन गया? डीएनए से एमआरएनए बना। अब ये एमआरएनए जो है ये जाएगा और इस राइबोसोम के बीच में समाएगा यहां पे। ठीक है, ये एमआरएनए जाएगा और राइबोसोम के बीच में अटैच होगा एट द सेंटर। और वहां से ये एमआरएनए जो है जो भी इंफॉर्मेशन लेके आया है डीएनए से, मान के चलिए कि पेनक्रियास को इंसुलिन प्रोड्यूस करना है, तो उसके सेल के अंदर जो जो डीएनए है वो एमआरएनए प्रोड्यूस करेगा। उस एमआरएनए में ये कोड लगा हुआ है कि आपको इंसुलिन प्रोड्यूस करना है। ये एमआरएनए जाएगा राइबोसोम के ऊपर अटैच हो जाएगा, और राइबोसोम के ऊपर अटैच होने के बाद जब उसका कोड आएगा तो ये क्या करेगा? प्रोटीन प्रोड्यूस कर देगा। कौन सा प्रोटीन प्रोड्यूस कर देगा? मान के चलिए इंसुलिन प्रोड्यूस कर दिया। इंसुलिन प्रोड्यूस कर दिया प्रोटीन इस तरीके से। अब ये प्रोटीन जो है बना है, ये वेसिकल से कवर होगा और जाके फर्दर इसका इस्तेमाल होगा या यूकैरियोटिक सेल में जाएगा। तो ये इस तरीके से आगे मॉडिफिकेशन होगा इसका, है ना, फोल्डिंग होगा, बहुत सारा चीज होगा इसमें। तो इस तरीके से प्रोटीन जो है प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा इसमें ध्यान देखिए, इसके बाद ये जो है राइबोसोम एमआरएनए जो है, एमआरएनए यहां से जाएगा और इधर से प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से राइबोसोम से प्रोटीन बनता है। ऐसे मान के चलिए कि ये राइबोसोम है, ठीक, और इसके ऊपर जो है ये लगा हुआ है एमआरएनए। एमआरएनए के ऊपर कोडॉन्स होते हैं। कोडॉन्स मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड के बेसिस लगे होते हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन होता है, चाहे वो इंसुलिन प्रोटीन बनाने के लिए या कोई और प्रोटीन बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो वो जो है उसका जो कोड है ट्रिपलेट्स में रहता है ना। 3 गो न्यूक्लियोटाइड यहां पे रहता है एक साथ, तो इसको एक कोडॉन कहते हैं हम लोग। ठीक है, कोडॉन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ, लेट मी यूज दिस अदर मार्कर। कोडॉन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। 3 न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं कोडॉन। एग्जाम्पल जैसे AUG। ठीक है, ये AUG जो है 3 न्यूक्लियोटाइड है, ये तीनों न्यूक्लियोटाइड एक साथ जो रिप्रेजेंट करेगा उसको हम लोग कहते हैं कोडॉन। और ये कोडॉन सर्टेन प्रोटीन को प्रोड्यूस करने में मेन इंस्ट्रक्शनल बेस होता है। ठीक है, तो जैसे ही ये कोडॉन जो है कहां पे आया है? एमआरएनए के ऊपर आया है। ये क्या है भैया? ये एमआरएनए है। अब समझिए ध्यान से, जैसे ही ये एमआरएनए राइबोसोम के बीच में आके समाया तो इसके ऊपर कोडॉन्स लगे हुए हैं। ऑब्वियसली अभी आप लोग समझे क्या है कोडॉन्स। कोडॉन्स क्या है? 3
न्यूक्लियोटाइड के अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो यही कॉम्बिनेशन जो है राइबोसोम पढ़ता है और उसको डिकोड करता है। समझ में आया? राइबोसोम का काम होता है इस एमआरएनए के ऊपर जो कोडॉन लगे हुए हैं, है ना, यही पर्टिकुलरली क्या एक्चुअली है, ये सब क्या है? हिडन इंफॉर्मेशन है। देख रहे हैं ना, ये हिडन इंफॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन्स। कोडॉन्स कैसे बना है? अलग अलग 3 न्यूक्लियोटाइड से बना है। यही कोडॉन्स में क्या इंफॉर्मेशन छुपा है, ये राइबोसोम डिकोड करता है। और जैसे ही डिकोड करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करने लगता है? प्रोटीन प्रोड्यूस करने लगता है ना। ये सब क्या है? ये सब प्रोटीन है। ठीक, अलग अलग टाइप्स के प्रोटीन इंस्ट्रक्शन के हिसाब से रिलीज करने लगेगा। क्लियर हुआ? तो कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है ये आपको समझ में आया होगा। डीएनए अपना एक फंक्शनल कॉपी बनाएगा जिसको हम लोग कहते हैं आरएनए। ये आरएनए 3 टाइप का होता है, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। इसमें आरआरएनए जो है वो राइबोसोम बनाता है, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए है, और वो मैसेंजर आरएनए जो है वो राइबोसोम उसके ऊपर लगे हुए कोडॉन्स को डिकोड करके, रीड करके और सर्टेन प्रोटीन्स जो है बनाना शुरू कर देता है। And this is how protein synthesis takes place or occurs in a particular cell. ठीक है, चलिए आज यहां पे हम लोग खत्म करते हैं क्लास को। आई होप थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आया होगा राइबोसोम्स के बारे में। धन्यवाद।